नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि अपन ने लास्ट 2 क्लासों में बेसिक मैथमेटिक्स की बात की थी, जो कि 11th क्लास से रिलेटेड थी, क्योंकि दोस्तों 12th में उन टॉपिक्स का, उन क्लासेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री का और अवकलन का। इस वजह से अपन ने पिछली 2 क्लासों में बेसिक पढ़ा था 12th का, जो कि आपने 11 में डिटेल से पढ़ा था। ठीक है, हालांकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री और अवकलन के पूरे कंप्लीट चैप्टर के वीडियो भी अपनी स्टडी जोन क्लासेस की मोबाइल ऐप के अंदर डाल रखे, तो वहाँ से एक बार आप कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री और कंप्लीट अवकलन को जरूर पढ़ें। ठीक है, तो दोस्तों उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हालांकि आपके सिलेबस का वो चैप्टर नंबर 3 है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और जनरली सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी उसी चैप्टर से क्लास 12 की मैथमेटिक्स की शुरुआत करते हैं। तो अपन भी क्लास 12 मैथमेटिक्स की शुरुआत उसी चैप्टर से करने जा रहे हैं। तो अपने चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। क्या है दोस्तों? मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में अवयव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवयव। अब सबसे पहले तो चैप्टर का नाम जो है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होती है, इसी के बारे में अपन बात करते हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है। तो दोस्तों वैज्ञानिकों ने क्या किया, कुछ राशियां या कुछ संख्याएं, संख्याएं कोई भी हो सकती है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, और राशियां यानी जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD वगैरह, ठीक है, इन सभी अल्फ़ाबेट्स को या नंबर्स को, संख्याओं को उन्होंने क्या किया, एक व्यवस्था के रूप में व्यवस्थित किया। यानी जैसे कुछ संख्या ऐसे लिख दी, मान लो 1 4 7 9, कुछ भी हो सकता है, 3 2 1 8 7 2 3 9। ठीक है, तो कुछ संख्याओं को तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस प्रकार से व्यवस्थित किया, एक पंक्ति के रूप में, इसे बोला जाता है पंक्ति, एक पंक्ति के रूप में व्यवस्थित किया। और कुछ संख्याओं को उन्होंने एक स्तंभ के रूप में व्यवस्थित किया, इन्हें तो बोला जाता है पंक्तियाँ। क्या बोला जाता है? पंक्तियाँ। और इन्हें बोला जाता है बच्चों स्तंभ। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, कुछ राशियाँ, इनकी जगह अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, और कुछ संख्याएं, संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित किया। ठीक है, और व्यवस्थित करने के बाद क्या किया, इन्हें एक बड़े कोष्ठक के अंदर बंद कर दिया। क्या किया? एक बड़े कोष्ठक के अंदर बंद कर दिया। तो ये व्यवस्था जो कहलाती है दोस्तों, ये व्यवस्था कहलाती है मैट्रिक्स। क्या कहलाती है? मैट्रिक्स। इन्हें बड़े कोष्ठक के अलावा अपन इसे 2 छोटे कोष्ठक में भी बंद कर सकते हैं। ठीक है, या 2 ऊर्ध्वाधर रेखाओं के रूप में भी इन्हें बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो यह सभी क्या कहलाएगी? मैट्रिक्स कहलाएगी। चाहे तो बड़े कोष्ठक में बंद कर दो, चाहे 2 छोटे कोष्ठक में दोनों तरफ से बंद कर दो, चाहे 2 ऊर्ध्वाधर रेखाओं से दोनों तरफ में बंद कर दो, यह सभी व्यवस्था मैट्रिक्स कहलाएगी। लेकिन मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रचलित रूप है मैट्रिक्स का, वो कौन सा है? ये। इसलिए जनरली मैट्रिक्स को इसी व्यवस्था के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो गई मैट्रिक्स के डेफिनेशन, कि वैज्ञानिकों ने कुछ राशियों या संख्याओं को, कुछ नहीं कितनी भी हो सकती है, वैज्ञानिकों ने राशियों या संख्याओं को पंक्तियों व स्तंभों के रूप में व्यवस्थित किया, और यह व्यवस्था ही क्या कहलाती है? मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन मैट्रिक्स के डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर फॉर एग्जाम्पल करके ये उतार लेंगे। ठीक है, पहले मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा, फिर बाद में ये उतारना। ठीक है, डेफिनेशन लिखो सबसे पहले मैट्रिक्स की, जिसे क्या कहा जाता है? अवयव भी कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, तो लिखो, वैज्ञानिकों के द्वारा राशियों तथा संख्याओं को, राशियों तथा संख्याओं को, वैज्ञानिकों के द्वारा राशियों तथा संख्याओं को पंक्तियों तथा स्तंभों के रूप में व्यवस्थित किया गया, पंक्तियों तथा स्तंभों के रूप में, स्तंभों के रूप में व्यवस्थित किया गया। वैज्ञानिकों के द्वारा राशियों तथा संख्याओं को पंक्तियों तथा स्तंभों के रूप में व्यवस्थित किया गया, तो ऐसी व्यवस्था
तो ऐसी व्यवस्था मैट्रिक्स कहलाती है। तो ऐसी व्यवस्था मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है भैया, तो ये बात कर रही है अपने इस चैप्टर के लिए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किससे कहते हैं, मैट्रिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो इसमें ये पंक्तियाँ कहलाती है और ये क्या कहलाते हैं, स्तंभ। अब दोस्तों यहाँ पे जो पंक्तियाँ होती है उसे इंग्लिश में बोला जाता है रो। क्या बोला जाता है, रो। और रो का जो पहला अक्षर होता है वो आर होता है। क्या होता है, आर। तो इन पंक्तियों को कैपिटल आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये आर वन का मतलब पहली पंक्ति, या आर टू का मतलब ये दूसरी पंक्ति के अवयव हो गए, और ये R3 का मतलब ये तीसरी पंक्ति के अवयव हो गए। ठीक है, इसके बाद ये स्तंभ कहलाता है, और स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉलम। और कॉलम में जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल C होता है। ठीक है, तो इसको अपन C1 पहला स्तंभ के अवयव, इसे C2 दूसरे स्तंभ के अवयव, इसे C3 तीसरे स्तंभ के अवयव, और इसे C4 चौथे स्तंभ के अवयव कहा जाता है। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, राशियों या संख्याओं को पंक्तियों या स्तंभों के रूप में व्यवस्थित किया, और ये व्यवस्था क्या कहलाती है बच्चों, मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, मेरे हिसाब से मामला क्लियर हो गया होगा। अब इसे उतार लो एक बार, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो तो उतार ही सकते हैं, और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके यहाँ से उतार सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी जो स्टडी जोन क्लासेस की मोबाइल ऐप है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, और गूगल प्ले स्टोर से भी आप स्टडी जोन क्लासेस की ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। वहाँ मैथ वालों का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का कंप्लीट कोर्स है 12th क्लास का, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का वालों का भी वहाँ पे कंप्लीट कोर्स है। तो वहाँ पे 60 डेमो क्लासेज आप देख सकते हो। उसके बाद 60 डेमो क्लासेस के बाद सारी क्लासों के ताला लगा रहेगा, और वो ताला तभी खुलेगा जब आप कोर्स परचेज कर लोगे। ठीक है, कोर्स खरीदने के बाद आपको सारी क्लासेस नज़र आ जाएगी, और एक बार कोर्स खरीदने के बाद आप क्लासेस को डाउनलोड भी कर सकते हो, और एक बार क्लास डाउनलोड होने के बाद आप बिना नेट के भी देख सकते हो। ठीक है, और आपको PDF के नोट्स भी जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, समय समय पर नोट्स भी ऐप के अंदर उपलब्ध होते रहेंगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, इसे उतार लो और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले पॉइंट की। ठीक है, ठीक है भाई, ये मामला समझ में आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें मैट्रिक्स का क्रम। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है मैट्रिक्स का क्रम। क्रम को कोटि भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोटि भी बोला जाता है। तो मैट्रिक्स का क्रम क्या होता है, ठीक है, पहले मैं समझा देता हूँ, फिर अपन इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। जैसे मान लो दोस्तों, एक मैट्रिक्स है कैपिटल A बराबर ABCDEFGHI। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स अपने पास। इस मैट्रिक्स में कितनी पंक्तियाँ हैं, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, इसमें 3 पंक्तियाँ हैं, और ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, और ये तीसरा स्तंभ, 3 स्तंभ है। तो दोस्तों जितनी पंक्तियाँ होती है उसको यहाँ मैट्रिक्स के बेस, ये मैट्रिक्स का बेस बोला जाता है। यहाँ पे ये क्या होता है, मैट्रिक्स का आधार होता है, मैट्रिक्स का बेस होता है। तो इसमें पंक्तियों की संख्या अपन पहले लिखेंगे, 3 पंक्तियाँ हैं तो 3 अपन ने पहले लिख दिया, फिर क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, क्रॉस यानी इंटू का चिन्ह लगाएंगे, फिर जितने स्तंभ है वो लिख दो। यानी पंक्तियों की संख्या को पहले लिखो, फिर क्रॉस लगाओ, फिर स्तंभों की संख्या कितने स्तंभ है उसको बाद में लिख दो। ठीक है, तो पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या ये मिलाकर दोस्तों 3x3 कहलाता है। और ये 3x3 जो है ये मैट्रिक्स का क्रम या मैट्रिक्स की कोटि कहलाता है। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि किसी मैट्रिक्स कैपिटल A के, किसी मैट्रिक्स कैपिटल A में पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या को मैट्रिक्स के आधार में लिखा जाता है, तथा मैट्रिक्स की संख्या, पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या के गुणनफल को मैट्रिक्स का क्रम कहा जाता है। ठीक है, एक बार मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ।
किसी मैट्रिक्स में, किसी मैट्रिक्स के आधार में, किसी मैट्रिक्स के आधार में लिखे गए पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या के गुणनफल को, संख्या के गुणनफल को मैट्रिक्स का क्रम या कोटि कहा जाता है, कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल अपन को दे रखा है, या मैट्रिक्स का क्रम कितना है 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 क्या कहलाता है, ये कहलाता है मैट्रिक्स का क्रम या कोटि। ठीक है बच्चों, एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको। एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए बराबर, जिसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। तो यहाँ पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का जो गुणनफल है, पहले पंक्तियों की संख्या आएगी और बाद में स्तंभों की संख्या आएगी, इनका गुणनफल मैट्रिक्स का क्रम या कोटि कहलाता है। यही अपन ने डेफिनेशन में लिखा है कि किसी मैट्रिक्स के आधार में लिखे गए, ये आधार ही होता है, आधार में लिखे गए पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या के गुणनफल को मैट्रिक्स का क्रम या कोटि कहा जाता है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये मामला क्लियर हो गया होगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किसे मैट्रिक्स का क्रम या कोटि कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आगे एक नोट है, नोट डाल के मैं लिखा देता हूँ। कोई भी मैट्रिक्स हो बच्चों, मैट्रिक्स अपन ने पढ़ ली, मैट्रिक्स क्या होती है। अब मैट्रिक्स जो है, इस मैट्रिक्स को अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके द्वारा, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को मैंने कैपिटल ए के द्वारा प्रदर्शित किया, और कैपिटल ए क्या है, अंग्रेजी का कैपिटल लेटर है, यानी बड़ा अक्षर है। ठीक, तो अपन लिख सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स को अंग्रेजी के बड़े अक्षर के द्वारा, बड़े अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है बच्चों, कोई भी मैट्रिक्स हो, उस मैट्रिक्स को अपन अंग्रेजी के बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले बात करी मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स में पंक्तियाँ क्या होती है, स्तंभ क्या होते हैं, फिर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, और मैट्रिक्स को अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर यानी कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मैंने कैपिटल ए के द्वारा इस मैट्रिक्स को प्रदर्शित कर रखा है। ठीक है बच्चा पार्टी, मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा मैट्रिक्स के प्रकार। अगला टॉपिक क्या है, मैट्रिक्स के प्रकार। मैट्रिक्स अपन ने बात कर ली, मैट्रिक्स क्या होती है। अब मैट्रिक्स के प्रकार यानी कौन कौन से प्रकार के मैट्रिक्स हो सकती है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक है वह है पंक्ति मैट्रिक्स। पहला टॉपिक कौन सा है, पंक्ति मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हिंदी में यू बोला जाता है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर, रो कॉलम, रो मैट्रिक्स, रो कॉलम नहीं रो मैट्रिक्स। ठीक है, पंक्ति मैट्रिक्स यानी रो मैट्रिक्स। दोस्तों नाम से पता चल रहा है, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल एक हो, वह मैट्रिक्स पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है। तो दोस्तों ऐसे मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति की संख्या क्या हो, स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है, लेकिन पंक्ति की संख्या क्या हो, एक हो, तो वो मैट्रिक्स पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, तो पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। लिखो डेफिनेशन, ऐसे मैट्रिक्स
ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो। ऐसी मैट्रिक्स, साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलना भैया, चाहे ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले विद्यार्थी तो डायरेक्ट क्लास में नोट्स बना ही रहे, लेकिन ऑनलाइन विद्यार्थी इसमें कहना चाहता हूँ जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो साथ के साथ रजिस्टर लेके बैठ रहे हैं और साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चले, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है। पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है। पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे कैपिटल ए बराबर देखो 11, 17, 21, 23, ये एक मैट्रिक्स है जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या है, पंक्तियों की संख्या केवल 1 है और स्तंभों की संख्या तो कितनी है, ये स्तंभों की संख्या तो 4 है। स्तंभों की संख्या तो कितनी है, 4, लेकिन पंक्तियों की संख्या तो 1 ही है। इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका क्रम क्या आएगा, पंक्तियों की संख्या 1 और स्तंभों की संख्या 4, तो 1 क्रॉस 4, 1 क्रॉस 4 इस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसकी डेफिनेशन होगी, पंक्ति मैट्रिक्स की। ये उतार लो, जैसे कैपिटल ए बराबर ये किसका एग्जाम्पल हो गया, रो मैट्रिक्स का, पंक्ति मैट्रिक्स का, ठीक है। इसे आप नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, और जो ऑफलाइन पढ़ रहे हो वो डायरेक्ट उतार लो, ठीक है बच्चों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड मैट्रिक्स की। सेकंड है स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स जिसे बोला जाता है कॉलम मैट्रिक्स, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्तंभ मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें स्तंभ की संख्या 1 हो, अब पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो, स्तंभ मैट्रिक्स कहलाती है। स्तंभ मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है भैया। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कैपिटल ए एक मैट्रिक्स हमारे पास है, EFG, तो इसमें स्तंभों की संख्या केवल 1 है, स्तंभों की संख्या केवल 1 है और पंक्तियों की संख्या R1, R2, R3, पंक्तियों की संख्या तो 3 है। इधर वाली पंक्तियाँ होती है और इधर वाले स्तंभ होते हैं, तो पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभ की संख्या 1 है। इसके ऑर्डर की अपन बात करें तो पंक्तियों की संख्या पहले आती है 3 और स्तंभों की संख्या बाद में आती है। तो इसका ऑर्डर, इसका क्रम क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 1, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, स्तंभ मैट्रिक्स का, कॉलम मैट्रिक्स का। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो, कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, स्तंभ मैट्रिक्स कहलाएगी। इसे उतार लो भाई, वीडियो को पॉज करके, फिर अपन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद अगली मैट्रिक्स है भैया शून्य मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है, शून्य मैट्रिक्स। नंबर 3, नंबर 3 हो जाएगी शून्य मैट्रिक्स, जिसे इंग्लिश में जीरो मैट्रिक्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। तो शून्य मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य होते हो, वह मैट्रिक्स शून्य मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। इसे अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर ओ के द्वारा, कैपिटल ओ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे इधर देखो, कैपिटल ओ बराबर, ये एक मैट्रिक्स है जिसके सभी अवयव क्या होंगे, शून्य। तो ऐसी मैट्रिक्स
जिसके सभी अवयव शून्य हो, कौन से मैट्रिक्स कहलाएगी? शून्य मैट्रिक्स कहलाएगी। और इसे कैपिटल ओ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका ऑर्डर देखो, 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3x3। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, फिर ये लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखो जीरो मैट्रिक्स में, शून्य मैट्रिक्स में, ऐसे मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं, ऐसी 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 मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं, शून्य मैट्रिक्स कहलाती है। शून्य मैट्रिक्स कहलाती है। शून्य मैट्रिक्स कहलाती है। इसे कैपिटल ओ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे कैपिटल ओ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे कैपिटल ओ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब ये उतार सकते हो आप, वीडियो को पॉज करके उतार लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला हेडिंग डालो नंबर 3। नंबर 3 तो हो गया। नंबर 4 तुल्य मैट्रिक्स। नंबर 4 कौन सी होगी? तुल्य मैट्रिक्स। तुल्य मैट्रिक्स जिसे इंग्लिश में इक्वल मैट्रिक्स कहा जाता है। इक्वल मैट्रिक्स कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, फिर इसे समझते हैं। यदि दो मैट्रिक्स कैपिटल ए तथा कैपिटल बी तुल्य मैट्रिक्स है, तुल्य मैट्रिक्स है। तुल्य मैट्रिक्स का मतलब होता है समान मैट्रिक्स। क्या होता है? समान मैट्रिक्स। यदि दो मैट्रिक्स कैपिटल ए तथा कैपिटल बी तुल्य मैट्रिक्स है, तो इनके संगत अवयव भी, इनके संगत अवयव भी आपस में समान होते हैं। समान होते हैं। दोस्तों, आज हम मैट्रिक्स का थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे और अगली क्लास से हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो चुका होगा। ठीक है, लेकिन ये बेसिक पढ़ना जरूरी है पहले मैट्रिक्स का, तभी अपन आगे बढ़ सकते हैं। अब इसे समझो यहाँ पे। जैसे दोस्तों, एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए, ठीक है, 1 2 3 4, और एक मैट्रिक्स है कैपिटल बी बराबर ई एफ जी एच। ठीक है, इसका ऑर्डर 2x2 यानी 2 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ। इसका ऑर्डर भी 2x2। ठीक है, तो तुल्य मैट्रिक्स तभी हो सकती है जब उनके ऑर्डर एक समान हो। जब उनका ऑर्डर एक समान नहीं रहेगा तो दो मैट्रिक्स आपस में तुल्य मैट्रिक्स नहीं कहलाती है। ठीक है, तो उन्होंने कह दिया कि दो मैट्रिक्स तुल्य मैट्रिक्स है, कह रखा है वो उसने क्वेश्चन में आगे से पहले डेफिनेशन में पहले बता रखा है कि दो मैट्रिक्स तुल्य मैट्रिक्स है। तुल्य मैट्रिक्स यानी समान मैट्रिक्स है, और समान मैट्रिक्स है तो उनका ऑर्डर भी क्या होगा? समान होगा। ठीक है, अब जब ये दोनों तुल्य मैट्रिक्स होगी, जब ये दोनों तुल्य मैट्रिक्स होगी तो इनके संगत अवयव भी आपस में क्या होंगे? समान होंगे। यानी ई का मान 1 के बराबर होगा। ई का मान किसके बराबर होगा? 1 के, यानी संगत अवयव, यानी जो अवयव यहाँ पे वही अवयव यहाँ पे, और दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। एफ का मान किसके बराबर होगा? 2 के बराबर। जी का मान किसके बराबर होगा? 3 के बराबर। और एच का मान किसके बराबर होगा? 4 के बराबर। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दो मैट्रिक्स ए व बी यदि तुल्य मैट्रिक्स है या समान मैट्रिक्स है तो उनके संगत अवयव भी आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। लेकिन उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए, तभी वो तुल्य मैट्रिक्स या समान मैट्रिक्स कहलाती है।
ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से यहाँ तक मामला क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगली मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स नंबर 5। ठीक है, और मैट्रिक्स नंबर 5 आएगी वर्ग मैट्रिक्स। कौन सी आएगी? वर्ग मैट्रिक्स। इन्हें उतार लेना, आप वीडियो को पॉज करके इन्हें उतार सकते हो। ठीक है, तो अगली मैट्रिक्स है बच्चों वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स जिसे स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब वर्ग मैट्रिक्स क्या होती है उसे अपन समझते हैं। लिखो इसमें ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो। ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या एक समान हो। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या एक समान हो, वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। दोस्तों जैसे एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए बराबर, ठीक है, जैसे ये मैट्रिक्स है 11, 17, 21, 31, 41, 54, 67, 71, 73, कुछ भी हो सकता है। जैसे एक मैट्रिक्स है अपने पास ये कैपिटल ए बराबर, तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? पंक्तियों की संख्या है 3। कितनी है? 3। और स्तंभों की संख्या भी कितनी है? स्तंभों की संख्या है बच्चों 3। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 3, 3 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? वर्ग मैट्रिक्स। यानी यहाँ पंक्तियों की संख्या भी 3 है और स्तंभों की संख्या भी 3 है, तो ये एक मैट्रिक्स कैपिटल ए क्या कहलाएगी? वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगी। अगर पंक्तियों की संख्या भी 2 हो और स्तंभों की संख्या भी 2 हो, ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो, तब भी वो क्या कहलाएगी? वर्ग मैट्रिक्स। 4 क्रॉस 4 हो तब भी क्या कहलाएगी? वर्ग मैट्रिक्स। कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन जितनी पंक्तियाँ हो उतने ही स्तंभ हो, तो वो मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये मामला आपका क्लियर हो गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से नोट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगली जो मैट्रिक्स है वह है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स जिसे इंग्लिश में इकाई मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकाई मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स क्या होती है दोस्तों, उसे समझते अपन। अब इधर इसे समझने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, तो इस मैट्रिक्स की व्यवस्था को भी अपन एक चतुर्भुज मान सकते हैं। तो यहाँ पे ये अवयव जो कहलाएंगे, ये एक विकर्ण बन रहा है, ये एक विकर्ण बन रहा है, ठीक है, ये एक विकर्ण बन रहा है, तो ये कहलाते हैं मुख्य विकर्ण के अवयव। क्या कहलाते हैं? मुख्य विकर्ण के अवयव। क्या कहलाते हैं? मुख्य विकर्ण के अवयव। और एक विकर्ण ऐसे बनेगा, ये एक विकर्ण तो ये बन गया, एक विकर्ण ये बन गया, ये तो कहलाएंगे मुख्य विकर्ण के अवयव, और ये कहलाएंगे द्वितीय विकर्ण के अवयव। क्या कहलाएंगे? द्वितीय विकर्ण के अवयव। ये क्या कहलाएंगे? द्वितीय विकर्ण के अवयव। ठीक है, तो वर्ग में ये इकाई मैट्रिक्स क्या होती है? इकाई मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव एक होते हैं। मुख्य विकर्ण के अवयव एक होते हैं और मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी सारे अवयव शून्य होते हैं। क्या होते हैं? बाकी के सारे अवयव शून्य होते हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है? इकाई मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे पहले मैं समझा देता हूँ, फिर इसके डेफिनेशन अपन लिख लेंगे। जैसे दोस्तों एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए बराबर,
तो ये मुख्य विकर्ण के अवयव क्या कहलाएंगे, 1 होने चाहिए, 1 1 1, और बाकी सारे अवयव क्या रहेंगे, 0। ये मुख्य विकर्ण है, तो ये मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है, 1 है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, ठीक है। तो ये मुख्य विकर्ण के अवयव तो 1 है, बाकी सारे 0 है, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, इकाई मैट्रिक्स। लेकिन इकाई मैट्रिक्स होने के लिए उसका वर्ग मैट्रिक्स होना जरूरी है, यानी जितनी पंक्तियां उतने ही स्तंभ होना चाहिए। कोई भी मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स तभी कहलाएगी, पहले तो शर्त क्या होनी चाहिए, वह वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी वर्ग मैट्रिक्स की अपन इकाई मैट्रिक्स ज्ञात कर सकते हैं, दूसरी मैट्रिक्स की इकाई मैट्रिक्स अपन ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इकाई मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा, तो इसके डेफिनेशन लिख लो पहले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके डेफिनेशन में लिखो, यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स के यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 हो, यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 हो, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 हो तथा अन्य सभी अवयव 0 हो, 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 तो ऐसी मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स कहलाती है। 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 इसे कैपिटल आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे कैपिटल आई फॉर आइसक्रीम, इसे कैपिटल आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फिर ये एग्जाम्पल लिख लेना, जैसे वीडियो को पॉज करके ये एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगली मैट्रिक्स की, ठीक है। तो अगली जो मैट्रिक्स है बनी वह है विकर्ण मैट्रिक्स। क्या है दोस्तों? विकर्ण मैट्रिक्स। अगले नंबर की जो भी मैट्रिक्स है वह है विकर्ण मैट्रिक्स, जिसे इंग्लिश में डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स जैसे इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो पहले, फिर इसे समझते हैं। ऐसी वर्ग मैट्रिक्स, ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो। ऐसी वर्ग मैट्रिक्स, ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा अन्य सभी अवयव शून्य हो। ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा अन्य सभी अवयव शून्य हो। ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा अन्य सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण मैट्रिक्स कहलाती है।
विकर्ण मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है बच्चों, जैसे अब इधर समझो, उसमें तो मुख्य विकर्ण के अवयव एक थे इकाई मैट्रिक्स में, इसमें कुछ भी हो सकता है। मुख्य विकर्ण के अवयव अगर ये एक हो, बाकी सारे शून्य हो, तो इकाई मैट्रिक्स कहलाती है। लेकिन मुख्य विकर्ण के अवयव कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं एक हो, एक के अलावा कुछ भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब अन्य सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, वह विकर्ण मैट्रिक्स। जैसे कैपिटल ए बराबर एक मैट्रिक्स है, ये मुख्य विकर्ण के अलावा कुछ भी हो सकते हैं, अवयव कुछ भी हो सकते हैं, 3 4 7 कुछ भी हो सकते हैं, बाकी सभी क्या रहेंगे, जीरो। तो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, विकर्ण मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, तो मुख्य विकर्ण के अवयव के अलावा बाकी सारे क्या हो, शून्य हो। अगर मुख्य विकर्ण के अवयव सभी अवयव एक हो जाए तो वह इकाई मैट्रिक्स कहलाएगी, और एक के अलावा कुछ और हो जाए तो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, विकर्ण मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर भी क्या है, 3x3, यानी इसके लिए भी वर्ग मैट्रिक्स होना जरूरी है। वर्ग मैट्रिक्स के ही विकर्ण मैट्रिक्स ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, तो विकर्ण मैट्रिक्स होने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि उसका वर्ग मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो इसे अपन एक इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, कैपिटल ए बराबर एक मैट्रिक्स लिख दो, और इसमें ये मुख्य विकर्ण के अवयवों का मान लिख दो, केवल 3 4 और 7। 3 4 और 7 अपन ने ऐसे लिख दिया और एक मैट्रिक्स में बंद कर दिया, तो विकर्ण मैट्रिक्स को अपन इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, विकर्ण मैट्रिक्स को प्रदर्शित करने का एक तरीका ये भी है और एक तरीका ये भी है। मुख्य विकर्ण के अवयव को यहाँ लिख दो, बाकी कुछ मत लिखो, तो भी ये विकर्ण मैट्रिक्स ही कहलाएगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से विकर्ण मैट्रिक्स आपकी क्लियर होगी कि ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा अन्य सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैट्रिक्स के प्रकार हमारे यहाँ पे समाप्त होते हैं, और अगला जो हेडिंग है अपना वह है मैट्रिक्स का योगफल। मैट्रिक्स का योगफल, जो मैट्रिक्स है उन मैट्रिक्स का योगफल किस प्रकार से किया जाता है, दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे जोड़ा जाता है, इसके बारे में दोस्तों डिस्कस अपन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। यदि फिर वो आपको कोई डाउट हो तो ऐप के अंदर जो चैट बॉक्स है उसमें जाके आप कमेंट कर सकते हो, आपकी समस्या का समाधान ज़रूर किया जाएगा। और जो ऑफलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ रहे बच्चे हैं, या आप डायरेक्ट क्लास में पूछ ही सकते हो डाउट। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।